गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हमें एक दो टर्म्स हैं उनके बारे में जनरल नॉलेज हो, ये हम कर लेते हैं। कंडक्टर एक होते हैं कंडक्टर, एक टर्म है, दूसरी टर्म है इंसुलेटर। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सुचालक और कुचालक। तो कंडक्टर जो हैं वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर वे हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। कंडक्टर्स जो हैं वो दो तरह के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है, जिसका एग्जांपल है मेटल्स, ग्रेफाइट। तो जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, इसलिए इसको मेटालिक कंडक्टर भी कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, और जब आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं उससे इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए इस कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स इन वाटर, फ्यूज्ड साल्ट्स एसेट्रा। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और NaH, KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यानी कि हम यह देख सकते हैं यहां पर कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इनमें ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, और जिससे कंप्लीट आयनाइजेशन से इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज्यादा होता है। अब यहां देखिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कार्बनिक एसिड है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCN, फास्फोरिक एसिड, ये वीक एसिड है। और यहां अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। तो आप देख रहे हैं कि जो वीक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, वीक बेस है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये वीक एसिड और वीक बेस है, इनका पार्शियल आयनाइजेशन होता है। पार्शियल आयनाइजेशन होने से इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कम होता है। सब्सटेंस लाइक यूरिया, शुगर, ये ऐसी सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन है द फ्रैक्शन ऑफ
total number of molecules of the electrolyte which ionize in the solution is called degree of ionization। यानी कि कोई इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा आयनाइज होगा उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये अप्रोक्सीमेट 1 है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लेस देन 1 है, क्योंकि ये पार्शली आयनाइज होता है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला है सबसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है? अब आपने पीछे पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयनाइज होता है। कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा तो कंप्लीट आयनाइज होने से मूवमेंट आयंस की ज्यादा हो जाएगी, और आयंस की मूवमेंट ज्यादा होने से कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसकी आयनाइजेशन कम है, और आयनाइजेशन कम होने से क्या है, मूवमेंट कम होगी आयंस की, और मूवमेंट कम होने से कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन ज्यादा होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन कम होता है। दूसरा फैक्टर इसी तरह से साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशंस। अब साइज ऑफ आयंस पे भी ये फैक्टर्स अफेक्ट करता है। आयन का साइज कितना है, छोटा है या बड़ा है। अगर आयंस का साइज छोटा है, स्मॉल है, तो उससे क्या होगा, मोबिलिटी उसकी आयंस की इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होने से कंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। अगर आयंस का साइज बड़ा है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर मोबिलिटी कम हो जाती है तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। हम यहां पर एग्जांपल जो है लिथियम आयन और सीजियम आयन का लेते हैं। अब लिथियम आयन का साइज जो है एज कंपेयर टू सीजियम आयन स्मॉल है, तो लिथियम आयन जो है वो उनके अंदर मोबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीजियम आयन, और जब इनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगी। और सीजियम आयन का साइज जो है इसके लिथियम आयन के कंपैरिजन में बड़ा है, तो मोबिलिटी कम होगी, और इसके कंपैरिजन में, लिथियम आयन के कंपैरिजन में, इसमें कंडक्टेंस जो है कम होगी। दूसरा फैक्टर जो है हम सॉल्वेशन देख लेते हैं। सॉल्वेशन क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल है, तो वाटर के केस में हम हाइड्रेशन करते हैं, और यहां सॉल्वेंट का केस है तो सॉल्वेंट वाले केस में इसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। तो जब कोई सॉल्वेंट का पार्टिकल है तो वो उसके साथ दूसरे इस पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल अटैच हो जाते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये जो पार्टिकल है ये अकेला इतना छोटा नहीं है, ये अपने साथ इन सभी को मूव करके चलता है, इन सबको साथ लेके चलता है, तो साइज बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ेगा तो मूवमेंट कम होगी, और मूवमेंट कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। इसी तरह तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है थिकनेस
गाढ़ापन। तो अगर सॉल्वेंट का नेचर जो है, यहां पर ये फैक्टर है जो ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करता है। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है आयनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा आयनाइज होते हैं, तो जिससे क्या पोलराइजेशन इंक्रीज होती है। पोलराइजेशन जब इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, मोमेंट ज्यादा होगी, और मोमेंट ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। अगर पोलराइजेशन कम है तो कंडक्टेंस भी कम है। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि दो मीडियम है, एक एयर का है एक वाटर का है, और कोई मुझे कहे कि आप इन दोनों मीडियम में रन करके दिखाएं, तो मैं क्या होगा, एयर के अंदर मैं ज्यादा तेजी से भाग सकूंगा और वाटर के अंदर मैं थोड़ा एज कंपेयर टू एयर कम स्पीड से भाग सकूंगा। तो इससे पता लगता है कि ये थिन है और ये थिक है। तो इसी तरह विस्कोसिटी में भी, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो विस्कोसिटी जब इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी यदि कम है तो कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह नंबर 4 में है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करता है। यानी कि यदि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होगा कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लेस इज द कंडक्शन। इसका नंबर 5 में टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करता है। जैसे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, उसकी डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी, और डिसोसिएशन जब इंक्रीज होगी तो उसके साथ मूवमेंट ज्यादा होगी, आयंस की मूवमेंट ज्यादा होगी, और आयंस की मूवमेंट होने से ज्यादा होने से कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। आपने पहले पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ब्रीफ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR, या R इज इक्वल टू V बाई I। R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को उल्टा कर दूं, 1/R कर दूं, तो क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू I/V, और 1/R को हम कंडक्टेंस कहते हैं,
जिसको जी से डिनोट करते हैं, इसको मैं इसकी 1/r को जी से लिख दिया, तो जी इजिकल टू आई बटे वी। अब ये कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसी तरह सेम आपने पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और यहां पर रो जो है ये एक कांस्टेंट है, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और इस रो को ही रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा गया है। यदि एल को हम 1 सेंटीमीटर और एरिया को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसमें से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। अभी हमने देखा था कंडक्टेंस G इजिकल टू 1/r, और मैं इसको ऐसे लिख दूं R बराबर है 1/G, तो कोई फर्क नहीं है। और एक हमने देखा है अभी R इजिकल टू रो L बाई ए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिस तरह से रेजिस्टिविटी हमने देखी थी, इसी तरह एक कनेक्टिविटी है जिसको हम काप्पा कहते हैं, कि काप्पा। तो ये काप्पा जो है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। तो काप्पा इज इक्वल टू 1/रो, और रो क्या है? कंडक्टिविटी। रो जो है, सॉरी, रेजिस्टिविटी। तो काप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू 1/k। अब इन दोनों की वैल्यू, आर और रो की वैल्यू, हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन पुटअप करने से क्या आएगा हमारे पास? 1/g इज इक्वल टू 1/काप्पा इंटू L/A, और काप्पा को मैं बाहर निकाल लेता हूं। कनेक्टिविटी को कहते हैं, कनेक्टिविटी काप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A if L is 1 centimeter and A is 1 centimeter square। तो क्या होगा? काप्पा जो है G के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कनेक्टिविटी जो है कंडक्टेंस के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी की डेफिनेशन निकल के आती है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन when length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी कनेक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे और उन आयन से जितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, उसको हम इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी बोलते हैं। आइए अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है वो देख लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज V cm3,
और पहले, इससे पहले हमने पीछे ये फॉर्मूला देखा था, कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, और जहां यदि हमने एल को 1 सेंटीमीटर और ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया था, तो ये जो है वॉल्यूम जो है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो अर्लियर हमने देखा था यदि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो कंडक्टेंस हो जाती है इक्वल टू कापा, और अब वॉल्यूम यदि 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो कंडक्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, कापा इंटू वी। और इस कापा इंटू वी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको हमने अभी बताया था कि ये लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू वी। कंसंट्रेशन के टर्म में यदि हम देखें तो यदि नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, इट मींस के सी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। तो यदि सी ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में होंगे, 1000 बाई सी सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वैल्यू आई है 1000 बाई सी, ये v की वैल्यू है। इस v की वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। और ये जो वैल्यू आई है ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी। ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होती है, इसको सभी अच्छी तरह से लर्न कर लें, सीख लें, देख लें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी तरह मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी है, ये सेम पहले वाले की तरह है, जो हमने पीछे भी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी देखा था, उसी को मैंने थोड़ा चेंज किया है, वही का वही है। मोलर कनेक्टिविटी को हम उसी तरह लैम्डा की टर्म्स में डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन सॉल्यूशन। यानी कि इससे पहले वाले केस में हमने सिर्फ यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा था, उसको हमने चेंज करके 1 मोल लिख दिया। सेम वही डेफिनेशन है, यानी कि मोल्स की टर्म में हमने इसको लेना है, सेम वही। तो इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, सेम उसी तरह कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू Vm सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर पिछले केस में हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिखा था, यहां मोल की टर्म में जो हमने इसको लेना है, इसलिए इसको हम यहां 1 मोल ले लेते हैं। सेम उसी तरह जहां हम लिखते हुए तो हमारी जो है मोलर कनेक्टिविटी आ जाएगी कापा इंटू वी। और कंसंट्रेशन की टर्म में अगर देखें तो हमने पिछले केस में यहां नॉर्मलिटी ली थी और अब हमने यहां पर मोलरिटी ले ली है। तो कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म में लेनी है और मोलरिटी की टर्म में कंसंट्रेशन लेके सेम उसी तरह नॉर्मलिटी की जगह हमने मोलरिटी को लेना है। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा मोलर कनेक्टिविटी का, तो यह आ जाएगा मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। ये फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें। चलिए अब हम मोलर कनेक्टिविटी पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट दी है,
स्टेटमेंट है द कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन containing 1 gram of anhydrous BaCl2 in 200 centimeter cube of water has been found to be 0.0058 Simon per centimeter. What will be the molar conductivity of solution? और एटॉमिक वेट बेरियम का दिया है 137 और क्लोरीन का दिया है 35.5। अब हमने न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए सबसे पहले ये देख लेना है कि स्टेटमेंट में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है दिया क्या है, क्या दे रखा है। तो गिवन है हमारे पास जो दिया है कापा की वैल्यू दी है 0.0058 साइमन पर सेंटीमीटर। BaCl2 को मास दिया है 1 ग्राम, मास ऑफ BaCl2 1 ग्राम, और वॉल्यूम हमारे को दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन है। निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपने अभी पीछे पढ़ा था। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। कापा की वैल्यू यहां दे रखी है 1000 है, बच गया क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा 200 सेंटीमीटर क्यूब। बच गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है 1 ग्राम, तो 1 बाई और मोलर मास है, यहां इनको जोड़ लेंगे, हम ऐड कर लेंगे 137 प्लस 35.5 इंटू 2 Cl2 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ जाएगा 1/208 मोल्स। तो हमारे पास सब कुछ सारी वैल्यू आ गई। इसको हम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उसमें फार्मूले में पुटअप करेंगे। तो ये फार्मूला है, कापा की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, ये रही 0.0058 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। मोलरिटी की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो मोलरिटी ये नंबर ऑफ मोल्स ये अभी हमें निकाले हैं 1/208 इंटू डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसके टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन ये दे रखा 200 आ गया, और इंटू 1000, ये 1000 कर दिया, तो 1000 से 1000 कट गया, तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी ये 208 और 200 ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा 0.058 इंटू 208 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 241.28 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, वो ये होगी।